Hello everyone, this is the video for class 8, chapter number 4, ecosystem from Selena publication. पिछला पार्ट ऑलरेडी अपलोडेड है जो कि आपको वीडियोस में मिल जाएगा. दिस इज़ द सेकेंड पार्ट. इसकी जो फर्स्ट पार्ट की लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में हाईलाइटेड कमेंट में प्रोवाइड कर दूंगी. तो ये सेकेंड पार्ट है. इसमें हम अबायोटिक कंपोनेंट के बारे में डिस्कस करेंगे. तो पिछले वीडियो में हम बायोटिक कंपोनेंट सारे डिस्कस कर चुके हैं. आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी. अब हम बात करते हैं द अबायोटिक कंपोनेंट में. तो अबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या है? नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसमें कि सनलाइट है, जो भी फिजिकल फैक्टर्स हैं वो सारी चीज़ें आती हैं. तो सबसे पहले सनलाइट. तो फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फूड, खाना बनने के लिए आपको पता है कि सूरज की रोशनी बहुत ज़रूरी है. ग्रीन प्लांट्स को चाहिए हैं जिनको हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं अपने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए. तो सनलाइट क्या है? एक इम्पॉर्टेंट अबायोटिक फैक्टर है. उसके बाद हम बात करते हैं एयर की. तो टू प्रोवाइड ऑक्सीजन टू प्लांट एंड एनिमल फॉर रेस्पायरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस. तो एयर की ज़रूरत है जो ये गैसेस हैं इनको प्रोवाइड करने के लिए, एंड टू सर्व एज अ मीडियम फॉर फ्लाइट फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट. तो जो बर्ड्स और इंसेक्ट जो फ्लाई करती हैं उसका एक मीडियम एयर भी है. एयर भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है टू सर्व एज एन एजेंसी फॉर द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स. इसी तरह से जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो हवा के ज़रिए क्या होते हैं, इधर उधर फैलते हैं. तो एयर क्या है? एयर भी एक इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट है. उसके बाद बात करते हैं वाटर की. रिसीव्ड एज रेनफॉल एंड अब्जॉर्ब्ड as soil water and then taken by the plant or consumed by the animal in drinking form, drains, puddles और river. आपको पता है कि वाटर की क्या अहमियत है प्लांट्स के लिए, ह्यूमंस के लिए, एनिमल्स के लिए, सबके लिए वाटर नेसेसरी है. तो वाटर एक इम्पॉर्टेंट अबायोटिक कंपोनेंट है. इसी तरह से टेम्परेचर ज़्यादा है, कम है, माइल्ड है, ये इन्फ्लुएंस करता है हमारी फंक्शनिंग पे, हमारी बॉडी पे. तो हॉट, माइल्ड, कोल्ड टेम्परेचर ऑफ अ रीजन इन्फ्लुएंस द बॉडी फंक्शनिंग ऑफ द प्लांट एंड एनिमल लिविंग इन दैट एरिया. मतलब आप जहाँ भी रहते हो वहाँ का टेम्परेचर कैसा है ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है आपकी फंक्शनिंग पे. उसके बाद हम आते हैं सॉइल पे. जस्ट अ सेकेंड. Soil, yes. Soil in a way is the foremost component of the forest and for that matter even all other ecosystem. Soil क्या है? एक बहुत ही important component है क्योंकि इसी से जुड़ के शुरुआत होती है हमारी फूड चेन की. द ट्री, ग्रीन, बुशेस, जितने भी प्लांट्स हैं ये कहाँ ग्रो करते हैं? सॉइल में ग्रो करते हैं. सॉइल कंटेन वाटर एंड मिनरल न्यूट्रिएंट्स. सॉइल के पास क्या है? पानी है और न्यूट्रिएंट्स हैं जो पेड़ों को चाहिए होते हैं. सॉइल कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, बैक्टीरिया. इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ ड्वेलिंग place for burrowing animals like rats, snake as well as earthworm which even swallow the mud containing dead organic matter. मतलब सॉइल क्या है? एक अल्टीमेट सोर्स है सारी फूड चेन की बिगनिंग के लिए, क्योंकि सॉइल में ही पेड़ पत्ते उगते हैं, इसमें ही जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रहते हैं, और बहुत से ऐसे एनिमल्स हैं जो सॉइल में बरो बना के, गड्ढे बना के उसमें रहते हैं. ठीक है. तो सॉइल क्या है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. द सॉइल टाइप्स आर डिफरेंट इन प्लेन. अब देखो हर जगह क्या होता है, सॉइल अलग अलग तरह की होती है. प्लेन में अलग है, हिल्स में अलग है, माउंटेन्स में अलग है. इन डेजर्ट द सॉइल प्रोवाइड द सपोर्ट टू प्रिकली पेयर एंड डेट पाम्स. ठीक है. डेजर्टेड एरिया में जो सॉइल है वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है पाम्स ट्रीज को. इवन पॉन्ड, रिवर, लेक हैव सम काइंड ऑफ सॉइल एट द बॉटम. और यहाँ तक कि जो नदियाँ हैं, तालाब हैं, इनमें भी नीचे क्या होती हैं? सॉइल होती हैं जिसमें वहाँ पे अपने एक्वेटिक प्लांट ग्रो करते हैं और विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म. जो वहाँ पे जो भी स्पीशीज़, जो भी ऑर्गेनिज्म रहते हैं उनको उसकी ज़रूरत होती है. तो सॉइल क्या है? सो इट इज़ रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म लिविंग देयर. फिर आगे बढ़ते हैं हम, नेक्स्ट चीज़ देखते हैं. अब हमारा नया टॉपिक आ गया है जो कि है फूड चेन एंड फूड वेब.
तो फूड चेन क्या है, एक लीनियर मतलब एक लाइन का सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का, इन विच ईच ऑर्गेनिज्म ईट द लोअर मेंबर, जिसमें क्या होता है एक हायर ऑर्गेनिज्म छोटे ऑर्गेनिज्म को खाता है एंड इट सेल्फ ईटन बाय द नेक्स्ट हायर मेंबर, और उसको उससे बड़ा वाला ऑर्गेनिज्म खा लेता है। तो ये क्या है, ये फूड चेन है। और फूड वेब की बात करी जाए तो ये एक नेटवर्क है, इसमें बहुत सारी फूड चेन आपस में क्या होती हैं, मिली हुई होती हैं। ठीक है, तो अब हम डिटेल में बात करते हैं फूड चेन क्या है। द डायग्राम गिवन बिलो डिपिक्ट्स अ फूड चेन इन्वॉल्विंग 5 ऑर्गेनिज्म रिप्रेजेंटिंग द 5 ट्रॉपिक लेवल। अब नीचे क्या है, 5 ऑर्गेनिजम्स हैं, तो ऑब्वियसली इनके 5 ट्रॉपिक लेवल्स हो जाएंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द ग्रीन प्लांट एट द बॉटम। तो सबसे नीचे से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ग्रीन प्लांट है जो कि प्रोड्यूसर है, जो कि आएगा टॉपिक लेवल 1 पे। फिर क्या आ जाएगा आपका, उसके बाद आ जाएगा आपका ग्रास हॉपर। तो जो ग्रास हॉपर है वो है ट्रॉपिक लेवल 2 पे, और इसको हम कहेंगे प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, फिर इसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, जो कि हमारा क्या है, ट्रॉपिक लेवल 3 है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। अब ग्रास हॉपर को कौन खा रहा है, फ्रॉग खा रहा है, तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया। अब फ्रॉग को स्नेक ने खाया, तो स्नेक हमारा टर्शरी कंज्यूमर हो गया। और यहाँ पे प्राइमरी कार्निवोर आप लिख सकते हो, यहाँ पे सेकेंडरी कार्निवोर लिख सकते हो, ट्रॉपिक लेवल 4। उसके बाद आ जाता है स्नेक को ईगल ने खाया, तो टर्शरी के बाद वो हो गया क्वार्टरनी कंज्यूमर, जिसको हम टॉप कार्निवोरस भी कहते हैं। जो सबसे ऊपर लेवल पे आएगा उसको हम टॉप कार्निवोर भी कहते हैं, ट्रॉपिक लेवल 5। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक लीनियर है, मतलब एक लाइन में ये चेन चल रही है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, फिगर 4.2 गिवन बिलो डिपिक्ट्स अनदर फूड चेन। हेयर अगेन द ग्रीन प्लांट इज द प्रोड्यूसर। अब एक और फूड चेन है जो भाई आप आगे देखोगे, जहाँ पे ग्रीन प्लांट प्रोड्यूसर है, फिर कैटरपिलर है जो कि प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर एक स्मॉल बर्ड है जो कैटरपिलर को खा रही है, वो सेकेंडरी कंज्यूमर है, फिर उससे बड़ी बर्ड है हॉक, जो कि टर्शरी कंज्यूमर है, जो स्मॉल बर्ड को खा रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेड़ को कैटरपिलर ने खाया, कैटरपिलर यहाँ पे ही ये सेकंड बना हुआ है, फिर उसको बर्ड ने खाया, फिर उसको हॉक ने खाया। तो ये भी क्या है, ये भी एक फूड चेन है। द कैटरपिलर ईट द लीव्स, द स्मॉल बर्ड्स ईट द कैटरपिलर एंड इटसेल्फ मे फॉल प्रे टू द हॉक। मतलब कैटरपिलर ने क्या खाया, पत्तियाँ खाई, बर्ड ने कैटरपिलर को खाया, फिर बर्ड को किसने खा लिया, हॉक ने खा लिया। तो ये भी क्या है, 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं, डिफरेंट, और एक जो एनिमल है वो दूसरे एनिमल को, छोटे वाले को खाता है। तो ये क्या कहलाता है, दिस इज कॉल्ड फूड चेन। द नंबर्स ऑफ स्टेप्स इन डिफरेंट फूड चेन में वराई फ्रॉम 2 to 5। अब देखो अलग अलग फूड चेन होती हैं और उनके जो लेवल्स होते हैं वो 2 से लेके 5 तक के हो सकते हैं, एंड वेरी रेयरली दीज कैन बी 6 टू बट नेवर 7। लेकिन 7 तक के ये नहीं पहुंचते हैं, रेयरली केसेस में 6 तक के जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल फूड चेन के दिए हुए हैं, जैसे राइस किसने खाया, मैन ने खाया, तो ये 2 स्टेप हो गया। ग्रास को रैबिट ने खाया, रैबिट को फ्रॉक ने खाया, तो ये 3 स्टेप हो गया। मेज को गोट ने खाया, गोट को मैन ने खाया, 3 स्टेप हो गया। मेज को गोट ने खाया, गोट को लायन ने खाया, 3 स्टेप हो गया, मतलब 3 लेवल्स हो गए ना। ग्रास को ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को लिजर्ड ने, लिजर्ड को क्रो ने, क्रो को, ये क्या हो गया, बस 4 स्टेप हो गया। इसके आगे भी जा सकता है, क्रो को भी कोई खा सकता है। ग्रास को बफेलो ने, बफेलो को लीच ने, तो ये क्या हो गया, 3 स्टेप्स हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इसके अलावा और भी एग्जाम्पल्स हैं जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फूड वेब। ठीक है, तो द फूड चेन आर नॉट सो सिंपल एज डिस्क्राइब अबव। अब जो फूड चेन होती हैं वो इतनी आसान नहीं है जितनी हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भाई घास को खरगोश ही खाएगा या खरगोश को डेयरी खाएगा, और भी तो ऑर्गेनिजम्स है ना, तो वो भी आ सकते हैं, बीच में खा सकते हैं। सो प्रैक्टिकली ये इतना आसान नहीं होता, क्योंकि सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देयर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव इंटरकनेक्शन एट डिफरेंट पॉइंट, मतलब बीच बीच में कई सारे उथल पुथल होती है, कई सारे कनेक्शन हो जाते हैं, कोई किसी को खा लेता है, कोई किसी को खा लेता है। तो सच इंटरकनेक्शन, ये जो इंटरकनेक्शन है इनको कहते हैं इंटरकनेक्टेड फूड चेन, डेवलप अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन। तो ये क्या करती है, एक नेटवर्क, एक जाल जैसा बना लेती हैं, जिसको हम कहते हैं फूड वेब। बहुत आसान है, थोड़ा सा ध्यान रख के इसको आप समझोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। फूड वेब
आर वेरी कॉम्प्लेक्स। फूड वेब्स क्या है, फूड चेन के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती हैं, एंड इवन बायोलॉजिस्ट आर येट टू अंडरस्टैंड ऑल द डायनेमिक्स, और इस पर अभी भी रिसर्चेस चल रही हैं। एंड इंट्रैक्शन इन फूड वेब, ठीक है, जो उसमें इंट्रैक्शन है और जो सारी चीज़ें हैं उस पर अभी भी रिसर्च चलती रह रही है। अ सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ फूड वेब वुड फंक्शन लाइक दिस। एक सिंपल तरीका क्या है उसको समझने का, प्लांट ग्रो, ठीक है, प्लांट ग्रो किया, एक एनिमल ने प्लांट को खाया, अनदर एनिमल ईट द एनिमल, तो उस एनिमल को दूसरे एनिमल ने खाया जिसने प्लांट खाया था, बोथ एनिमल एंड प्लांट डाई, अब दोनों प्लांट और एनिमल मर गए, एंड इन टर्न ईटन बाय द स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, अब उनको किसने खाया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने खाया, हु कन्वर्ट दिस ऑर्गेनिक मैटर इनटू द ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया, उसको मैटर को ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया इन द सॉइल दैट कैन बी टेकन अप अगेन बाय द प्लांट, तो वो न्यूट्रिएंट सॉइल में गया और फिर से वो प्लांट के अंदर पहुंच गया, ठीक है, सिंपली आप इसको ऐसे समझ सकते हो। अब आगे देखिए, यहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है, जैसे ये प्लांट है तो इसको बीटल भी खाएगा, रैट भी खाएगा, रैबिट भी खाएगा। अब इस बीटल को आउल भी खा सकता है, ठीक है, फॉक्स भी खा सकता है, रैट को आउल भी खा सकता है और ये स्टोट भी खा सकता है, रैबिट को ये भी खा सकता है एंड ये भी खा सकता है। तो ये सब क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, रैबिट को डायरेक्टली फॉक्स भी खा सकता है या रैट को खा सकता है। तो सारी फूड चेन इसमें क्या है, कई कई फूड चेन है, अगर आप इसको समझो तो प्लांट को बीटल ने खाया, बीटल को फॉक्स ने खाया, ये एक फूड चेन हो गई। दूसरी क्या है, प्लांट को रैट ने खाया, रैट को फॉक्स ने खाया, ये दूसरी फूड चेन हो गई। प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को स्टोट ने खाया, तो ये क्या हो गया, ये तीसरी फूड चेन हो गई। इसी तरह से प्लांट को रैट ने खाया, रैट को स्टोट ने खाया, ये चौथी फूड चेन हो गई। प्लांट को रैट ने खाया, रैट को आउल ने खाया, ये पांचवी फूड चेन हो गई। फिर प्लांट को बीटल ने खाया, बीटल को आउल ने खाया, ये छठी फूड चेन हो गई। इसी तरह से प्लांट को रैबिट ने खाया और रैबिट को आउल ने खाया, ये सातवीं हो गई। फिर इसी तरह से एक और है कि प्लांट को रैबिट ने खाया, रैबिट को डायरेक्टली फॉक्स ने खा लिया। तो ये कई सारी फूड चेन जब आपस में बच्चों मिल जाती हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको फूड चेन कहते हैं। अगर आप क्लास 8 का जो मैंने प्लेलिस्ट में चैप्टर नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन दिया है तो उसमें मैंने पूरा डायग्राम बना करके ये समझाया है। तो अगर आप फूड चेन और फूड वेब को और अच्छे से समझना चाहते हो तो क्लास 8 की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे चैप्टर नंबर 4 इकोसिस्टम का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, उसको पूरा चैप्टर देख डालिए। हालांकि वो श्रीजन ICSE बायोलॉजी से है, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो फूड वेब क्या है, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड फूड चेन इन अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, मतलब नेचुरल कम्युनिटी एक में डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का एक इंटरकनेक्टेड जो चेन है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फूड चेन। फिगर 4.3 रिप्रेजेंट सम ऑफ द फूड रिलेशन इन द फॉरेस्ट, जो अभी हमने देखा है, जिसके बारे में अभी हमने बात करी है। इन दिस फूड वेब कंसीडर वन फूड चेन कंसिस्टिंग ऑफ, अब इसमें क्या है, अभी जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है कि वेजिटेशन को रैट ने खाया, रैट को फॉक्स ने खाया। तो हेयर रैट कैन बी अ फूड फॉर एन आउल, फॉर स्टोट एंड, तो वो रैट जो है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का खाना बन सकता है। इसी तरह से आउल कुड बी अ कंज्यूमर ऑफ द बीटल एज वेल एज ऑफ द रैट, जो मैंने अभी आपको समझाया वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। रैबिट कुड बी टूवर्ड्स द स्टोर्स, आउल और फॉक्स, तो कोई किसी को भी खा सकता है। दस ऑल टुगेदर इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग फूड चेन, इसीलिए इसको क्या कहते हैं कि ये सभी एक साथ मिलकर के क्या हो जाते हैं, एक नेटवर्क है फूड चेन का। दिस इज़ व्हाट मेंट बाय द फूड वेब, यही इसी का मतलब कि ये क्या होती हैं, फूड वेब होती हैं, ठीक है। फिर जस्ट अ सेकेंड, ओके, फिर आता है आगे, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्लांट लाइफ इज इंट्रीगल टू द कम्युनिटी एंड डेवलपमेंट ऑफ मोस्ट इन इकोसिस्टम। अब प्लांट लाइफ, अब देखो यहाँ पे सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। तो प्रोड्यूसर्स क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कंटिन्यूटी, इंट्रीगल टू कंटिन्यूटी, मतलब जो लाइफ चल रही है, अगर पेड़ नहीं होंगे तो सबसे पहले एनिमल्स खाएंगे क्या, वो एनर्जी कहाँ से लाएंगे। तो प्रोड्यूसर्स क्या हैं, वो अल्टीमेट सोर्स हैं इकोसिस्टम के डेवलपमेंट के लिए। द टर्म प्लांट में इंक्लूड एवरीथिंग फ्रॉम स्मॉल ब्लेड, अब प्लांट्स में सारी चीज़ें आती हैं, घास, घूस एंड घूस कह रही हूँ, शर्ब्स, मतलब हर तरह के प्लांट, छोटे बड़े ओल्डेस्ट एवरीथिंग, वो सभी प्लांट की कैटेगरी में आते हैं। द
इन्वायरमेंट इज मेड अप ऑफ टू काइंड्स ऑफ मैटर। अब जो आपका इन्वायरमेंट है ये दो तरह से बना हुआ है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, and plants are the only link in the food chain that are capable of transferring the inorganic chemical into the organic compound for the consumptions। तो प्लांट क्या करते हैं कि जो इनऑर्गेनिक मैटर है उसको कंज्यूम कर लेते हैं of other living thing in the ecosystem। These nutrients are passed on through the trophic levels, और ये किसके ज़रिए पास होते हैं, ट्रॉपिक लेवल्स के ज़रिए पास होते हैं फूड वेब में। इफ़ प्लांट फेल टू ट्रांसफर दीज मटेरियल, एनिमल वुड नॉट बी एबल टू गेन द न्यूट्रिएंट्स दे नीड टू सर्वाइव। तो जो प्लांट्स के न्यूट्रिएंट्स हैं जब एनिमल्स उनको खाते हैं तो वो न्यूट्रिएंट्स एनिमल्स में जाते हैं, तो अगर ये पास ऑन नहीं होंगे तो एनिमल कैसे सर्वाइव करेंगे। प्लांट डू दिस बाय एक्सट्रैक्टिंग द न्यूट्रिएंट फ्रॉम द ग्राउंड, और प्लांट को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं, ग्राउंड से मिलते हैं, जो कि बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने क्या किया था, फर्टिलिटी सॉइल की बढ़ाई थी। न्यूट्रिएंट्स दैट अदर ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू कंज्यूम डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल। और ये आप बात बताओ कि जो भी सॉइल की फर्टिलिटी रिच होती है, क्या कोई और ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स ले सकता है, नहीं। तो प्लांट के ज़रिए ही वो न्यूट्रिएंट्स कहाँ आते हैं। जैसे हम लोग वेजिटेबल्स खाते हैं तो वेजिटेबल्स में इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, तो वेजिटेबल कहाँ ग्रो करती हैं, ज़मीन में ग्रो करती हैं, और ज़मीन में जब वो ग्रो करती हैं तो अपना न्यूट्रिएंट कहाँ से लेती हैं, ज़मीन से लेती हैं। वो न्यूट्रिएंट जो ज़मीन में आ रहा है वो कैसे आ रहा है, कोई भी डेड डिके ऑर्गेनिज्म जब सड़ता है, गलता है, डिकम्पोज होता है मिट्टी में, तो मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, वहाँ से प्लांट न्यूट्रिएंट लेता है, वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी में आता है इनडायरेक्टली। तो अल्टीमेटली प्लांट क्या है, ये सोर्स है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करने में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। उसके बाद हम आ जाते हैं कि फूड वेब की एडवांटेज क्या है। सो द फूड वेब परमिट ऑल्टरनेट फूड, दीज इंश्योर अ बेटर चांस ऑफ सर्वाइवल। अब देखो इसमें क्या होता है कि फूड चेन में क्या है कि एक उसी को ही खाएगा, अगर वो ऑर्गेनिज्म नहीं है तो क्या दूसरा ऑर्गेनिज्म मर जाएगा, नहीं। तो इसमें क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं कि वो किसी को भी खा सकता है, तो इससे सर्वाइवल की जो रेट है वो बढ़ता है, ठीक है। इन एनी केस एनी वन ऑफ द फूड सोर्स हैपन टू बी स्केयर, अगर मानो रैबिट की कमी हो गई तो उसकी जगह जो ऑर्गेनिज्म है, हाई ऑर्गेनिज्म, वो किसी और को भी खा सकते हैं। इट सिंपली मीन्स दैट फूड वेब प्रोवाइड मोर स्टेबिलिटी टू वन एन इकोसिस्टम देन अ फूड चेन। तो जो फूड वेब है ये क्या करती हैं, ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती हैं इन कंपैरिजन विद द फूड चेन। तो यहाँ पे हमारा फूड चेन और फूड वेब का टॉपिक कंप्लीट होता है। चैप्टर ऑलमोस्ट कवर होने वाला है, इसी वीडियो में मैं इसको पूरा कंपाइल कर दूँगी, और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है हमारा फूड पिरामिड्स। तो अब पिरामिड्स क्या होते हैं, यू नो व्हाट अ पिरामिड मीन्स। पिरामिड का मतलब क्या है, इट मीन्स एनी फिगर और शेप दैट हैज़ अ लार्ज बेस विच कंटिन्यू नैरोइंग एट ईच लेवल अपवर्ड, फाइनली एंडिंग एज अ स्मॉल पॉइंट। तो पिरामिड क्या है, इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, मतलब नीचे से चौड़े और ऊपर जाते जाते पतले होने लगते हैं, तो इनको पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं। सेम थिंग जनरली हैपन इन अ फूड चेन। तो फूड चेन में भी यही होता है इसी तरह से कि नीचे ज़्यादा है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऊपर जाते जाते बहुत कम। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक अ फूड चेन विद टाइगर एट द टॉप। मतलब टाइगर को हम टॉप पे लेकर के एक फूड चेन लेते हैं, तो ग्रास को डेयर ने खाया और डेयर को टाइगर ने खाया। Grown up tiger must have eaten several deer in its lifetime, and each one of these deers must have eaten hundreds and thousands of green twigs। मतलब जो घासें थी, बहुत सारी घासें थी, उनको डेयर ने खाया, ठीक है। तो जो बहुत सारी घासों को डेयर ने खाया तो उसके कंपैरिजन में घासों का नंबर ज़्यादा होगा ना, तो घासें ज़्यादा होंगी, डेयर खाने वाले उससे कम होंगे, फिर उनको जो शेर खाने वाले हैं वो उससे कम है। तो ये क्या कर रहा है, एक इस तरह का ट्रायंगल फॉर्म कर रहा है, ठीक है। सो दिस वॉज इन टर्म ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल कंज्यूम एट ईच लेवल। मतलब हर लेवल पे कितने जो नंबर्स हैं ऑर्गेनिजम्स के वो हो रहे हैं। सिमिलरली वेट वाइज और मोर अप्रोप्रिएटली मास वाइज रिलेशनशिप कैन बी इंडिकेटेड इन अ फूड चेन। तो इस हिसाब से जो नंबर और वेट वाइज जो एक ट्रॉपिक फूड लेवल पे जो रेशियो है वो पता चल जाता है। लार्जेस्ट मास इज़ कंज्यूम एज द फर्स्ट लेवल। तो सबसे पहले लेवल पे सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं विच डज़ नॉट लीड टू द सेम
मास ऑफ द फ्लैश ऑफ द डेयर, तो जब वो ऊपर जाता है तो वो उससे कम हो जाता है। नेक्स्ट अगेन द टोटल मास फ्लैश ऑफ द डेयर ईटन बाय टाइगर इन इट्स लाइफ, वो उससे भी कम हो जाता है, मस्ट हैव बीन सेवरल टाइम्स देन दैट ऑफ इट्स ओन बॉडी मास। ठीक है, दस दीज टू टाइप्स ऑफ पिरामिड्स, जिसको कहते हैं पिरामिड्स ऑफ नंबर एंड बायोमास इन अ सर्टेन फॉरेस्ट, कैन बी supposedly as represented as फिगर 4.4। तो यहाँ पे आप फिगर 4.4 देखो तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम ग्रास था, फिर कम हो गया, फिर सबसे कम हो गया टाइगर का। और पिरामिड्स ऑफ नंबर अगर आप देखते हो तो ग्रास ट्विग्स कितनी ज़्यादा थी, 2 डेयर ने उनको खाया, फिर उनको एक शेर ने खाया। तो नंबर्स क्या होते रहते हैं, वो कम होते रहते हैं, मिलियंस, हंड्रेड्स एंड डजन। तो इस तरह से जो नंबर है जब हम ऊपर की तरफ मूव करते हैं तो वो क्या होता है, वो कम होता है, और उसी को क्या कहा जाता है, उसी को पिरामिड कहा जाता है। तो अभी हायर क्लासेस में आप इसको और ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। अभी के लिए आपको इतनी ही चीज़ें समझनी है। एंड जो सृजन आईसीएसई की प्लेलिस्ट है उसमें भी ये सारी चीज़ें मैंने पढ़ाई हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम, आप वहाँ से भी वो चीज़ें समझ सकते हो अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन ऑर्गेनिज्म, कि ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे कैसे डिपेंड करते हैं। सो इन द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर यू हैव लर्न दैट द बायोटिक कंपोनेंट, जो कि प्लांट्स, एनिमल एंड माइक्रोब्स, हर इकोसिस्टम के, चाहे वो पॉन्ड के हों, फॉरेस्ट के हों, ओशन के हों, वो इंडिपेंडेंटली नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो सारे ऑर्गेनिजम्स, जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, वो सभी एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन वन और अदर वे, एक तरीके से या दूसरे तरीके से वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं। पॉसिबली यू कैन नॉट थिंक ऑफ एनी पॉपुलेशन ऑफ अर्थ दैट इज़ इनहैबिटेड जस्ट बाय इन ओन, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है दुनिया में जो अपना अकेले ही इस अर्थ पे सर्वाइव कर सके, उसको किसी की ज़रूरत ना हो। फॉर एनी स्पीशीज़ द मिनिमल रिक्वायरमेंट इज़ मोर स्पीशीज़ ऑन विच इट कैन फीड, किसी भी एक जंतु के लिए, एक स्पीशीज़ के लिए क्या चाहिए, उसको खाने की ज़रूरत है, दूसरे बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की ज़रूरत है जिसको वो खा सके। ठीक है, बायोटिक फैक्टर्स को या स्पीशीज़ को जिनको वो खा सके। इवन अ प्लांट विच प्रोड्यूस इज ओन फूड, यहाँ तक के जो प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद से प्रोड्यूस करते हैं, वो भी अकेले सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। इट नीड्स सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर, उसको सॉइल की ज़रूरत है ताकि वो ऑर्गेनिक मैटर को ब्रेक डाउन कर सके, एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर अब्जॉर्प्शन, और इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स उसको प्रोवाइड करे अब्जॉर्प्शन के लिए। नॉट ओनली दिस, प्लांट्स नीड एन एनिमल एजेंट फॉर पॉलिनेशन, प्लांट को और क्या चाहिए, पॉलिनेशन के लिए चाहिए, उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस चाहिए है। दस इट इज़ ऑब्वियस दैट इन नेचर एनिमल, प्लांट्स एंड माइक्रोब्स कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली, इसलिए एनिमल्स और प्लांट्स अकेले नहीं रह सकते हैं, बट दे आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर इन मैनी वे टू फॉर्म द बायोलॉजिकल कम्युनिटी। तो एक दूसरे को वह डिपेंडेंट है, जैसे प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड गैस की ज़रूरत होती है तो वो उनको किससे मिलती है, एनिमल से मिलती है। तो सब एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड करते हैं। Interdependence between organism arise from the interaction of population of two different species। अब कोई भी पॉपुलेशन दो तरह की एक दूसरे पर निर्भर करती है, तो वो क्या है, वो इंट्रैक्शन है। दिस इंट्रैक्शन कुड बी बेनिफिशियल, हार्मफुल और न्यूट्रल टू वन स्पीशीज़। अब जो ये लेन देन वाला सिस्टम है, ये इससे फ़ायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि किसी का नुकसान ना हो। ठीक है, तो 3 तरह के यहाँ पे रिलेशंस दिए हुए हैं, सिम्बियोसिस, पैरासिटिज्म एंड प्रीडिएशन। ठीक है, तो सिम्बियोसिस में देखो क्या होता है, इन दिस इंट्रैक्शन बोथ द इंट्रैक्टिंग स्पीशीज़ आर बेनिफिटेड, मतलब जो दो लोग एक साथ रिलेशन में रह रहे होते हैं उन दोनों का फ़ायदा होता है। द मोस्ट फैसिनेटिंग एग्जाम्पल इज़ फाउंड इन प्लांट एंड एनिमल रिलेशनशिप। Plant need the help of animal for pollinating their flowers and dispersal of their seeds. Animals are paid fees by the plant in the form of juicy and nutritious fruit। तो plants को क्या ज़रूरत है, animals की ज़रूरत है, प्लांट्स को क्या ज़रूरत है, एनिमल्स की ज़रूरत है, जिसके थ्रू वो अपने पॉलन ग्रेन को क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स कर सकते हैं। तो उसके बदले में प्लांट्स फ्लावर्स का क्या काम करते हैं, उनका पॉलन्स डिस्पर्स करते हैं, और उसके बदले में फ्लावर्स जो हैं वो एनिमल्स को क्या देते हैं, नेक्टर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है,
लाइकन्स प्रोवाइड अनदर गुड एग्जाम्पल ऑफ सिम्बियोसिस इन विच अ फंगस। अब लाइकन क्या है, एक फंगस और एल्गा दोनों साथ में रहते हैं, दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे को फ़ायदा प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है पैरासिटिज्म। तो पैरासिटिज्म क्या है, इन दिस इंट्रैक्शन, ये भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया है सृजन ICSE की बुक में, आप वहाँ पे उस वीडियो को देख सकते हो। यहाँ पे थोड़ा सा मुश्किल में चीज़ें लिखी हुई हैं, वहाँ पे बहुत आसानी से हैं, आप टॉपिक समझ जाओगे, आपको टॉपिक समझना ज़रूरी है, ठीक है। इन दिस इंट्रैक्शन वन पार्टनर द पैरासाइट रिसीव द एडवांटेज वाइल द अदर होस्ट इज़ एट द लॉस। पैरासिटिज्म में क्या होता है कि एक का फ़ायदा हो रहा होता है और दूसरे का नुकसान, ठीक है। तो पैरासाइट्स का फ़ायदा होता है और होस्ट जिनकी बॉडी में वो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं पैरासाइट्स, उनका नुकसान होता है। जैसे सर में जुओं का पड़ना, तो जुओं का तो फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हमारा है, ठीक है। इन फैक्ट पैरासाइट्स एंजॉय फ्री लॉगिंग एंड मील एट द कॉस्ट ऑफ द होस्ट, मतलब वो फ्री में चीज़ों को एंजॉय करते हैं। द लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स आर ऑफन कॉम्प्लेक्स, इनकी लाइफ साइकिल भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स होती है, इन्वॉल्विंग वन और मोर इंटरमीडिएट होस्ट। जैसे द मरेलियर पैरासाइट प्लास्मोडियम नीड्स एन इंटरमीडिएट होस्ट वेक्टर, ठीक है। वेक्टर के थ्रू ये ह्यूमन की बॉडी में आता है, इन मच्छर के थ्रू आता है। अ मॉस्किटो टू स्प्रेड द अदर होस्ट, ठीक है। ह्यूमन लिवर फ्यू, ये सभी क्या है, पैरासाइट के एग्जाम्पल्स हैं। डिपेंडिंग ऑन टू इंटरमीडिएट होस्ट, अ स्नेल एंड अ फिश टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। द पैरासाइट हार्म्स द होस्ट, जो पैरासाइट, जैसे अब हम लोगों को मानो मलेरिया हो गया, तो मलेरिया हमारी बॉडी में कैसे आया, होस्ट के थ्रू आया, एक वेक्टर के थ्रू आया जिसको मॉस्किटो, तो मॉस्किटो में वो प्लाज्मोडियम आया पैरासाइट, फिर वो हमारी बॉडी में आ गया, तो वो अब हमारी बॉडी में रह रहा है, उसको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन हमको क्या हो रहा है, हमें नुकसान हो रहा है। सो पैरासाइट क्या करते हैं, होस्ट को हार्म करते हैं। दे में रिड्यूस द रिवाइवल ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द होस्ट, तो ये जो होस्ट का जो उस चीज़ें हैं उसको ये नुकसान करते हैं, उनको ये क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है प्रीडेशन। तो प्रीडेशन क्या है, अ प्रीडेटर कैच एंड किल्स अदर ऑर्गेनिज्म। तो प्रीडेटर क्या होते हैं, जो दूसरे को मारें, तो ये जो मारने वाला, शिकार करने वाला एक ये रिलेशन है, इसको प्रीडेशन कहते हैं। प्रीडेशन इज नेचर्स वे ऑफ ट्रांसफरिंग द एनर्जी। ऑल्दो एनिमल्स ईटिंग फ्रूट आर कैरेक्टराइज और हर्बीवोरस, जो एनिमल्स फ्रूट्स खाते हैं वो हर्बीवोरस हैं। दे आर इन ब्रॉड इकोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रीडेटर्स, ठीक है। वो भी एक तरह से क्या कर रहे हैं, प्लांट्स का शिकार कर रहे हैं, तो वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो द टाइगर एंड द डेयर प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ प्रीडेशन। तो इस प्रीडेशन को हम कैसे समझेंगे, टाइगर और डेयर के। तो टाइगर क्या कर रहा है, शिकार कर रहा है, किसका कर रहा है, डेयर का कर रहा है। तो डेयर यहाँ पे क्या है, डेयर प्रे है, वो शिकार उसका हो रहा है, और टाइगर क्या है, टाइगर प्रीडेटर है, क्योंकि वो शिकार कर रहा है। तो ये दोनों जो रिलेशन है, तो उसमें क्या होता है, एक का फ़ायदा होता है, एक का नुकसान होता है, तो ये क्या है, इस रिलेशन को कहते हैं प्रीडेशन। अ हाउस स्पैरो ईटिंग एनी सीड इज़ नो लेस देन द प्रीडेटर। तो ये सभी इसके प्रीडेशन के एग्जाम्पल में आते हैं, जहाँ पे एक दूसरे को खा रहा हो, तो ऑब्वियसली एक बात है कि जो खा रहा है वो क्या है, वो प्रीडेटर है, वो दूसरे को प्रे को खा रहा है, तो उसी का फ़ायदा हो रहा है, दूसरे का क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। सो आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। उसके बाद हम आगे बात करते हैं फ्लोरा एंड फौना फॉरेस्ट इकोसिस्टम के। तो ये आप समझ लो, फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, जो कुदरती प्लांट्स होते हैं वो क्या है, फ्लोरा है, ठीक है। और फौना का मतलब होता है एनिमल्स, जितने भी एनिमल्स हैं किसी एरिया में वो फौना कहलाते हैं, और जितने भी प्लांट्स हैं वो क्या कहते हैं, फ्लोरा कहलाते हैं। फ्लोरा एंड फौना ऑफ द फॉरेस्ट कैन नेवर बी सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड। अब ये पूरे साल भर एक ही तो नहीं रहेंगे, घटती बढ़ती उतार चढ़ाव होते रहते हैं। फॉरेस्ट ऑफ वेरी कोल्ड रीजन, ऑफ मॉडरेट वार्म रीजन एंड दोज ऑफ हॉट रीजन विल हैव देयर ओन पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। और अलग अलग तरह के फॉरेस्ट जगह के हिसाब से जो पेड़ और एनिमल्स का रेशियो है वो क्या होता है, अलग अलग होता है सबका। सो अ सिंगल डिस्क्रिप्शन कैन नॉट सर्व द पर्पस। तो एक चीज़ से एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट। तो जो इंडिया में अलग अलग तरह के फॉरेस्ट हैं और उनके अपने कैरेक्टर्स हैं। जैसे हम बात करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, तो आप ज्योग्राफी में ये सारी चीज़ें डिटेल में आपने पढ़ी होंगी। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या है, सच एज दोज ऑन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, इंडिया के वेस्टर्न और नॉर्थ ईस्ट हिमालय
पे जो रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो क्या है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। इनका फ्लोरा कैसा है, मतलब पेड़ कैसे हैं, एवरग्रीन ट्रीज़ होते हैं, बैम्बोज, फर्स, शब्स, ये सब पाए जाते हैं। एनिमल्स कौन से पाए जाते हैं, जंगल कैट, लिपर्ड्स, मंकीज, फ्लाइंग स्क्वेरल, स्नेक, सेंटीपीड्स, मिलीपीड्स, मैनी इंसेक्ट एंड स्नेक एक्सेट्रा। तो ये सारे कहाँ पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। उसके बाद सेकंड आता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट। तो ईस्टर्न कोस्ट पे जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होते हैं, जिसमें टीक, सैंडलवुड, सैल, ये सारे प्लांट्स पाए जाते हैं। और अगर एनिमल की बात करते हैं तो मॉथ, बीटल्स, डियर, वुल्फ, फॉक्स एक्सेट्रा, ये सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो कि हिमालयाज़ के एल्टीट्यूड 1700 से 3000 मीटर पे जो पाए जाते हैं वो कॉनिफेरस फॉरेस्ट होते हैं। हाई एल्टीट्यूड पे फाइन और पाइन ट्रीज़ पाए जाते हैं और एनिमल्स यहाँ पे बहुत कम होते हैं, जैसे स्क्वेरल्स, गोट, वुल्फ्स, सम बर्ड्स लाइक रॉबिन्स एंड स्पैरो। तो ये डिफरेंट टाइप के फॉरेस्ट हैं। नाउ लेट अस स्टडी सम पर्टिकुलर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। अब कुछ जो पर्टिकुलर फॉरेस्ट हैं इंडिया के उसको हम स्टडी करेंगे। गिर फॉरेस्ट कहाँ है, गुजरात में है। यहाँ पे लंबे लंबे बहुत शेडी, मतलब जिससे छाँव मिलता हो वैसे पेड़ पाए जाते हैं, जैसे पीपल, एकेशिया, नीम, सम वाइल्ड बुशेस एंड ग्रासेस। एनिमल्स की बात करें तो डॉग, रैट, रैबिट्स, वल्चर्स एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ के लिए क्या है, लायन। ठीक है, गुजरात के जो शेर होते हैं बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट है। उसके बाद आ जाता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि उत्तराखंड में है। यहाँ पे पाइन ट्री, शर्ब्स, ये सारे मिलेंगे और यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, टाइगर। उत्तराखंड की जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्पेशलिटी टाइगर है। इसी तरह से जलतपरा सेंचुरी जो कि वेस्ट बंगाल में है, यहाँ पे बैनियन ट्री और भी कई सारे होते हैं। स्पेशलिटी इनके एनिमल की क्या है, राइनोसोर्स हैं। तो अभी आप आगे क्लासेस में जब जाओगे तो और ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, जितनी भी नेचुरल सेंचुरीज़ होती हैं, वाइल्ड लाइफ होती हैं, उसके बारे में आप डिटेल में स्टडी करोगे। तो अब हमारा लास्ट टॉपिक है कि इन्वायरमेंट को रिस्क क्या है। ठीक है, रिस्क फैक्टर्स क्या है इन्वायरमेंट के। सो विद द इंक्रीज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड साइंटिफिक अप्रोचेस टू आवर लाइफ, द नेचुरल रिसोर्सेज एंड रिच नेचुरल हेरिटेज विच वर बीइंग प्रिजर्व फॉर सेंचुरीज हैव बिगन ड्विंगलिंग ग्रेटली। मतलब जो इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ बनती चली जा रही हैं, साइंटिफिक अप्रोचेस हो रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, ये हमारे इस इकोसिस्टम को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। जो हमारे फॉरेस्ट वगैरह हैं उनको हटाया जा रहा है, तो ये हमारी जो इकोसिस्टम है इसको नुकसान कर रहा है। एनी काइंड ऑफ इम्बैलेंस इन नेचर रिजल्ट इनटू द सीवियर डेंजर टू आवर लाइफ। अगर किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस इकोसिस्टम में होता है तो वो हमारी लाइफ को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। इट treatment with nature has posed many serious challenges and problem like, अब उसकी वजह से क्या दिक्कतें आती हैं, क्लाइमेट में चेंज होगा, बीमारियां बढ़ेंगी, वाइल्ड लाइफ कम होने लगेगी, रिसोर्सेज कम होने लगेंगे, पानी और खाने की कमी होगी। ठीक है, जो सारी चीज़ें आज हो रही हैं, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज प्रिवेलेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। और जो जब क्या होगा, चीज़ें कम पड़ेंगी तो जो चीज़ें हैं वो एक्सप्लॉइट होंगी, वो ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म होने लगेंगी, कम पड़ने लगेंगी। हैज़ इरप्टेड इनटू द सीवियर इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन, जिसकी वजह से जो हमारा पूरा निज़ाम है वो ख़राब होगा, विच इज़ डेफिनेटली द बिगेस्ट थ्रेट टू द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर इकोसिस्टम। जो कि हमारे इकोसिस्टम को क्या करेगा, भाई कोई भी स्पीशीज़ ख़त्म हो रही है या कोई भी रिसोर्स ख़त्म हो रहा है, चाहे वो पानी हो, खाना हो, तो वो तो पूरी, क्योंकि सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, तो वो क्या करेगा, सबको डिस्टर्ब कर देगा, ह्यूमंस को, इकोसिस्टम को, एटमॉस्फेयर को, क्लाइमेट को, सबको नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें अपने इकोसिस्टम को बचाने की ज़रूरत है, कंजर्व करने की ज़रूरत है। नीड टू रिस्टोर एंड कंजर्व द इकोसिस्टम। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने इकोसिस्टम को बचा करके रखें, कंजर्व करके रखें, और जो उसमें कमियां आ गई हैं उसको रिस्टोर करें। रिस्टोरिंग एन इकोसिस्टम बाय एस्टेब्लिशिंग द फाइनल बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इन्वायरमेंट इज़ द बेस्ट दैट बीइंग रिस्पॉन्सिबल ह्यूमन वी कैन डू। तो हमें क्या करना है, एक बैलेंस मेंटेन करके रखना है ऑर्गेनिज्म और एनवायरनमेंट के बीच में। Until and unless the step to preserve the decaying charm of our ecosystem are not initiated, our ecosystem is not going to support us in having a better and healthy environment. मतलब अगर हम
ये इनिशिएटिव नहीं लेंगे अपने इकोसिस्टम को बचाने के लिए, तो इकोसिस्टम भी हमको एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं प्रोवाइड कर सकता है. Nowadays, it is imperative that we assist nature by not disturbing its integrity and help its restoring its lost balance. तो हमें क्या करना है कि हम यूज़ तो इकोसिस्टम को करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमको उसको एक्सप्लॉइट नहीं करना है. बाय प्रोटेक्टिंग आर नेचुरल सोर्सेज लाइक वाइल्ड लाइफ, रिवर, फॉरेस्ट, इन सबको हमें बचाना है. वन कैन कंट्रीब्यूट ग्रेटली टूवर्ड्स द प्रिजर्वेशन ऑफ एन इकोसिस्टम. आप क्या करिए, चीज़ों को कम इस्तेमाल करिए, जो रिसोर्सेज हैं उनको बर्बाद ना करिए, वाइल्ड लाइफ, रिवर, फॉरेस्ट, इन सबको कंजर्व करिए. तो इससे बहुत ज़्यादा आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो इकोसिस्टम को सेव करने के लिए. रेडिकल चेंजेस हैव टू बी मेड इन आवर माइंड थॉट्स टू सेव एंड एक्यूमुलेट द नेचर. और सबसे पहली चीज़ क्या है कि आपको अपने दिमाग में ये चीज़ें बनानी होंगी कि नेचर को अगर आप बचा पाओगे तभी आप सर्वाइव कर सकते हो. अगर आप नेचर को एक्सप्लॉइट करोगे तो अल्टीमेटली जो लाइफ है यहाँ पे वो ख़त्म हो जाएगी. ठीक है. टू सेव एंड एक्यूमुलेट द नेचुरल रिसोर्सेज द वेरी रूट ऑफ आवर लाइफ, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी की जड़ है. ठीक है, अगर इकोसिस्टम है. सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है और अगर आपको रिव्यू क्वेश्चंस के आंसर्स चाहिए हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता दीजिएगा. मैं जो भी क्वेश्चंस हैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी और फिर सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड जिस बच्चे ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी थी, मुझे उसका नेम तो नहीं पता है, तो बेटा आप अपना नेम भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना. एंड ये कॉन्साइज की बायो की बुक है एंड आई डोंट नो द पब्लिकेशन इसका क्या है. तो आप अपने क्लासमेट्स के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना. तो अभी मेरी जब सृजन आईसीएसई की जो पूरी प्लेलिस्ट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है. तो अगर मुझे इस बुक के पीडीएफ्स मिल जाते हैं तो मैं इसका भी एक्सप्लेनेशन विथ प्रॉपर सॉल्यूशन जितने भी क्वेश्चंस हैं उसका वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. थैंक यू वेरी मच.